नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के मूल कॉन्सेप्ट को आपके साथ मैंने शेयर किया था। उस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ निश्चित रूप से आपको इसको समझने में मदद मिलेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जितने भी टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको केवल इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का आपको जरूरत नहीं होगा दूसरे वीडियो या दूसरी चीजों को जानने का। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। इसके साथ साथ आप इन चीजों को याद करेंगे। ये सारे टॉपिक जितना मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक लाइन अलग अलग एग्जाम में ग्रुप डी से टीचर का और एसएससी से रेलवे तक के और कुछ बीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न को मैं एक साथ किया हूं और उसको थ्योरी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, दोस्तों के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य में। पहला पॉइंट विद्युत आवेश के विषय में। कल मैंने इलेक्ट्रिसिटी के केस में बताया था कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दरअसल उस आवेश के विषय में थोड़ा जानने की आवश्यकता है हमें कि वो आवेश होता क्या है। तो दोस्तों, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि यह आवेश भौतिक गुण होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरीके का एक फोर्स कार्य करता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। दोस्तों, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, हमेशा याद रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में आया है विद्युत आवेश के विषय में। हम सदिश और अदिश के विषय में जानते हैं। अदिश का मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी, अर्थात ऐसी राशि जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड होता है 2, 3, 4, 5, 10, तो उसको अदिश कहते हैं। विद्युत आवेश के विषय में हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस से माइनस, तो एक दिशा है इसके पास इसलिए सदिश नहीं, ये हमेशा याद रखें। और परीक्षाओं में आता है यह प्रश्न कि विद्युत आवेश सदिश है अथवा अदिश है। तो यह स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। यह अदिश राशि है विद्युत आवेश, न कि सदिश राशि है। और यह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच में विद्युत बल कार्य करता है। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। हालांकि फैराडे में विद्युत आवेश को, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है। एक और यूनिट फैराडे है विद्युत आवेश का। एक कूलम्ब आवेश के लिए 6.225 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये तो एक बात की आप इसे याद कर लेंगे। सीधे इस लाइन को याद करेंगे कि एक कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। 6.25 गुना 10 पर पावर 18। अब इसको समझते हैं, क्या कहना चाहता है। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, 1/1.6 गुना 10 पर पावर -19। इसी को सॉल्व करते हैं हम जब, तो आता है हमारे पास 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ये याद कर लेना है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन को जब मिलाएंगे तो एक कूलम्ब चार्ज हमें मिलेगा। जब इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग मिलाते हैं तो एक कूलम्ब चार्ज मिलता है। तो ये प्रश्न भी कई एक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक
ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक साइंटिस्ट थे। आप क्लास 8 का जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बेटे के साथ पतंग उड़ा रहे थे और बिजली का झटका लगता है, वो वाली कहानी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआती दौर में उन्होंने काफी खोजें की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया था, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो आज हम बात करते हैं, ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया था। मैंने अभी कहा आपसे कि क्लास 8 में आप पढ़े हैं कि उन्होंने पतंग वाला जो है बिजली चमकता है और उनको झटका लगता है, तब उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये क्लास 8 के एनसीईआरटी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश को धनात्मक अर्थात पॉजिटिव और ऋणात्मक अर्थात निगेटिव दो भागों में बांटा था, और उन्होंने ही कहा था कि कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव होगा चार्ज में या निगेटिव होगा चार्ज में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्न काफी आपको उलझन में डालते हैं। ये प्रश्न कि एवोनाइट के छड़ को रगड़ा जाता है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे अपने दोस्तों के साथ बचपन में, आपको याद होगा कि कंघी लिए और सर में उसको रब किए, उसका घर्षण किए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को तोड़ दिए और उसमें देखते थे कि वो पेपर का टुकड़ा कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। तो वो भी चार्ज के ही कारण होता था। तो जब दो चीजों को रगड़ा जाता है दोस्तों तो उस पर चार्ज आता है, कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी किसी सरफेस पर, तो जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव और इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर ज्यादा मात्रा में आ गया तो सरफेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां से ट्रांसफर होके गया है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात माइनस की कमी, और जब माइनस की कमी मतलब प्लस की अधिकता, तो एक सरफेस प्लस हो जाएगा एक सरफेस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार दो चीजों को जब हम रगड़ते हैं तो कुछ प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो हम पीसीएस में पूछे हुए प्रश्न हैं, उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके और याद कर लेंगे अच्छे से। कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा को रगड़ा जाता है, और ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, ये भी ठीक क्लास 8 के एनसीईआरटी में है। ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों पंक्तियां क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, अर्थात कांच का जो छड़ है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। ठीक है, दूसरा एवोनाइट की छड़ पे फर से रगड़ा जाता है। फर से जब एवोनाइट की छड़ के ऊपर रगड़ेंगे, एवोनाइट की छड़ से फर को रगड़ेंगे तो एवोनाइट की छड़ जो है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है। जितने पॉइंट मैं आज की क्लास में बता रहा हूं, एक एक पॉइंट दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इस वीडियो के बाद आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फिजिक्स के इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार का दूसरे किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितने फंडामेंटल की पॉइंट्स हैं मैं एक एक की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं और करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, है ना। मैं समझता हूं कि आपके लिए इस मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को संसाधनों के अभाव में थोड़ा समस्या हो रहा होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सरलता के साथ आपके सामने विज्ञान के मूलभूत तथ्यों को परोस सकूं, आपके सामने रख सकूं, ताकि आप उसको समझ सके। इंग्लिश में भी टर्म को बोलेंगे हम और हिंदी में भी आपको उसको समझाएंगे। तो आगे आप देखते हैं, अब हम चार्ज के क्वांटाइजेशन को देखेंगे, है ना, चार्ज के नियम को देखेंगे। तो देखिए चार्ज दो प्रकार का है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव जो है डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहीं पे एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे चार्ज का ऐसा यूनिट भी रखा गया था कूलम्ब, उनका एक नियम है, हम उस नियम को अब समझते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम को अब हम समझेंगे, लेकिन कूलम्ब के नियम को समझने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे पॉइंट्स को आप कॉपी में लिखते हुए चलिए।
मैं आपको विश्वास दिलाया हूं कि इसके बाद आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इन सारे पॉइंट को कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग कूलम्ब के नियम को समझेंगे। कूलम्ब का नियम है कि यदि दो वस्तु है, मान लीजिए कि कोई ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सामने ये चार्ज है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव हमने अभी पढ़ा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में अट्रैक्शन का, आकर्षण का जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, बल का मैग्नीट्यूड, बल का परिमाण कितना होगा। तो उसको बल के परिमाण को नापने के लिए कूलम्ब ने नियम दिया कि इसका चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे चार्ज Q2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो r का स्क्वायर, ठीक है। ये इनके बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं इस साइन को जब हम हटाएंगे तो F इक्वल टू एक नियतांक क्या लगाते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है। Q1 कौन सा हो गया, पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, कितना ताकत से करेगा, कितना बल लगेगा, निगेटिव निगेटिव तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो वो ताकत कितना होगा, वो बल कितना होगा, इसके लिए कूलम्ब ने यही नियम दिया था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके चार्ज के गुना और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के से जब भाग देते हैं तो उसके समानुपाती होता है। अर्थात एक नियतांक देंगे यहाँ पे जिससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा दो बॉडी के बीच में फोर्स निकालने का, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा है दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को निकालने का, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ नियतांक होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस K के मान को याद रखेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। कई सारे एग्जाम में तो इस K का डायमेंशन ही पूछ लेता है, इस K का डायमेंशन ही पूछ लेता है। तो डायमेंशन K का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। एकदम याद रखना है हमें कि K का डायमेंशन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर और K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कूलम्ब, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा आप चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए कोई आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, तो इसके चारों बगल एक बल काम करता है। उस फील्ड को जहां पे हम अनुभव करते हैं इस चार्ज को, यहाँ पे कोई भी चार्ज को लाएंगे तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव लाएंगे तो रिपेल कर जाएगा। तो जितना एरिया में इस चार्ज के द्वारा बल लग रहा है उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज के चारों बगल का वो एरिया जिसमें इस चार्ज का वजूद है, इस चार्ज के कारण कोई और चार्ज प्रभावित हो जाता है, अर्थात आकर्षित, अट्रैक्ट या प्रतिकर्षित, रिपेल होता है, तो उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, किसी चार्ज के चारों बगल का क्षेत्र जिसमें उस चार्ज को अनुभव किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, ये आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, याद रखेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आपको लगेगा काफी आसान है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पॉजिटिव से निगेटिव जाना, लेकिन जब ऑप्शन के रूप में एग्जाम में आता है तो उस समय हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होने लगता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमेशा इन चीजों को आपके साथ ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव जाती है। इतनी ही नहीं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बंद पास नहीं बनाती हैं, लूप नहीं बनाएंगी,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाएंगी। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में आया है। वोल्ट मीटर। अब दोस्तों कुछ इक्विपमेंट की बात करते हैं जिसके विषय में जानना जरूरी है। जैसे जब हम किसी भी परिपथ को देखते हैं तो उस परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हमें उसमें आपको ये जानना है कि विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसको जानने के लिए एक मशीन लगाया जाता है। उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, विभवांतर मेजर करता है, V के वैल्यू को ज्ञात करता है। इसके विषय में क्या परीक्षा में आता है? एक प्रश्न तो आएगा वोल्ट मीटर का काम क्या है। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर को नापता है। दूसरा वोल्ट मीटर का काम है, ये दूसरा प्रश्न इससे आता है कि ये हमेशा समांतर क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर किस में लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका होता है। वोल्ट मीटर के विषय में हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और आमीटर जो होता है वो करंट के वैल्यू को नापता है, कितने एम्पियर में करंट किसी वायर में, किसी तार में जा रहा है। तो करंट के वैल्यू को अर्थात एम्पियर में नापता है आमीटर, और वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, V को। V से वोल्ट मीटर, V से वोल्टेज, A से आमीटर, A से एम्पियर, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आमीटर किसको नाप रहा है? करंट के वैल्यू को नापता है एम्पियर में, और इसको श्रेणी क्रम में एडजस्ट किया जाता है, लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सीरीज में लगाया जा रहा है आमीटर को और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। बार बार बोल रहे हैं वोल्ट मीटर से वोल्टेज, V से वोल्ट मीटर, V से वोल्टेज, समांतर क्रम में पैरेलल में लगाएंगे। आमीटर A से आमीटर, A से एम्पियर अर्थात करंट के वैल्यू को नापता है, तो इसे हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। एक दो और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो आजकल एग्जाम के ट्रेंड में काफी है। बहुत बार आप देखेंगे अच्छे अच्छे पीसीएस के एग्जाम में, और एक बार सीजीएल में ये प्रश्न आया हुआ है, सीजीएल में शायद ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब गैल्वेनोमीटर, तो पहले तो गैल्वेनोमीटर कहते किसे हैं? गैल्वेनोमीटर के विषय में अभी हमने सीखा वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज, वोल्ट मीटर पैरेलल, आमीटर सीरीज, आमीटर करंट का वैल्यू एम्पियर में। अब एक और इक्विपमेंट है जो ये बताता है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं। दोस्तों क्लियर करें आप कि करंट का वैल्यू और करंट का होना दोनों अलग अलग बात है। कितना करंट किसी तार में बह रहा है इसको हम आमीटर से नापेंगे, लेकिन करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, उसमें करंट उपस्थित है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं, आवेश का प्रवाह है या नहीं, इसको नापने के लिए एक अलग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है यह बताना कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं। आमीटर का काम होता है कितना करंट है, और वोल्ट मीटर का काम होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अब यदि प्रश्न आता है कि गैल्वेनोमीटर को हमें आमीटर में चेंज करना है, मैं उसी गैल्वेनोमीटर को, किसी परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसको हम आमीटर में बदलते हैं, तो परीक्षा में प्रश्न आता है तो याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर में, गैल्वेनोमीटर के समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, अर्थात लो रेसिस्टेंस वाली चीजों को जोड़ेंगे, तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आमीटर में। तो फिर से याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, प्रश्न कह रहा है उस गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज कीजिए, तो उसके पैरेलल में, उसके सीरीज में नहीं, उसके पैरेलल में हम क्या जोड़ देंगे? लो रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो गैल्वेनोमीटर खुद ब खुद आमीटर का काम करना स्टार्ट कर देगा, अर्थात वो करंट का वैल्यू भी बताना स्टार्ट कर देगा। जब गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्ट मीटर में चेंज करने की इच्छा हो, तो इसके लिए आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के ही आगे आप हाई रेसिस्टेंस की चीजों को जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस की चीजों को जोड़ेंगे, तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाएगा? वोल्ट मीटर में। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज होता है? तब गैल्वेनोमीटर हमारा आमीटर में चेंज हो जाता है।
तो ये दोनों पॉइंट अभी हाल के कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सभी परीक्षाओं में आना साधारण प्रश्न के रूप में हो जाएगा। तो ये दोनों पंक्तियों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो मैं अभी हट जा रहा हूँ बोर्ड के आगे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग रेसिस्टर पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बैटरी पे चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कुछ एक दो और पॉइंट है। उसके बाद इस चैप्टर के लगभग की पॉइंट आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं रेसिस्टर पे, प्रतिरोध पे। तो दोस्तों अब हम प्रतिरोध के विषय में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कल के क्लास में, पिछले क्लास में हमने जाना था कि प्रतिरोध क्या होता है, कि जब किसी भी कंडक्टर में आवेश का प्रवाह होता है, क्योंकि आवेश के प्रवाह के तरफ को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, तो हर एक पार्टिकल उस फ्लो का विरोध करता है। कोई कम विरोध करेगा, कोई ज्यादा करेगा। लोहा ज्यादा करेगा विरोध और सिल्वर चांदी कम करेगा विरोध। तो इस विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, प्रकृति होती है, इसी विरोध करने की प्रकृति नेचर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, वो अपने से होकर के जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है जाने से, तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, ऐसे ओम में इसको मेजर करते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में आपके, जैसे एक बार रेलवे के एग्जाम में ओम नहीं दिया और ऑप्शन में ये सारा था, तो उसमें वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी कि यदि ओम नहीं दिया है ऑप्शन में, तो प्रतिरोध R का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। अदिश राशि है, ये भी हम जाने। R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, रो एल बाई ए। ये क्या है, एक बात तो आप याद रखेंगे, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, अर्थात हर एक चीज में प्रतिरोध होगा। चांदी का भी प्रतिरोध होता है, भले वह न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, लेकिन प्रतिरोध हर किसी में होगा, हर एक वायर में होगा, हर एक तार में। तो 12वीं तक जब हम प्रश्नों को बनाते थे तो उसमें हम प्रतिरोध को तार के अंदर 0 लेते हैं, या प्रश्न में हमें दे दिया जाता है कि तार के प्रतिरोध को इंक्लूड करना है। ठीक है, नहीं तो तार के प्रतिरोध को शून्य माना जाता है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, अर्थात रो क्या होता है, यह रेसिस्टिविटी कहलाती है, अर्थात प्रतिरोधकता कहलाता है, उसका विशिष्ट गुण होता है। लोहे में विद्युत धारा को रोकने का गुण, चाहे लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा हो या छोटा सा टुकड़ा हो, सब में उस विद्युत को रोकने का गुण सेम होगा, क्योंकि लोहे की प्रॉपर्टी लोहे में ही होगी, चाहे छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो। यह एक प्रॉपर्टी होता है। इस केस में, फॉर्मूला के केस में, तो यह यहाँ एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा रो, जिसका हर एक कंडक्टर में वैल्यू अलग अलग होता है। तो रो क्या है, एक नियतांक है, और सारे कंडक्टर का ये अपना अलग अलग वैल्यू होता है। और R जो है वह तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात कोई तार लंबा है, जितना लंबा तार होगा उसका R उतना ज्यादा होगा, अर्थात तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। छोटा तार होगा तो उसमें बिजली का प्रतिरोध कम होगा, धारा का प्रतिरोध कम होगा, आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध कम होगा, तो R कम होगा। R के कम होने का मतलब है कि बिजली की बर्बादी कम होना, विद्युत का ऊष्मीय ऊर्जा में कम रूपांतरित होना। तो लेंथ बढ़ाने पर R बढ़ेगा, लेंथ घटाने पर R घटेगा। तो एक प्रश्न तो परीक्षा में ये आ जाता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, तार की लंबाई। यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो R घटेगा। यह एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा A, ये A क्या होता है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो तार है, ये जैसे मान लीजिए चौक है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल है, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये यदि बड़ा है तो बिजली की बर्बादी कम होगी,
आर यदि ये बड़ा है तो आर घटेगा, और यदि ये छोटा है तो आर बढ़ेगा। अर्थात इतना बड़ा, इतना मोटा पाइप तार है और पतला तार है, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात इसका रेडियस ज्यादा हो गया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये रेडियस बड़ा हो गया, यहाँ रेडियस कम हो गया तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो इस केस में एरिया घटा तो आर बढ़ा, एरिया घटा तो आर बढ़ा, अर्थात पतले तार में बिजली की बर्बादी ज्यादा होगी और मोटा तार होगा तो उसमें एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया जब आपका बढ़ेगा, मोटा तार होगा तो आर क्या हो जाएगा, घटेगा। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को कि एरिया के बढ़ाने पे आर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और आर जब घटेगा तो बिजली की बर्बादी क्या होगी, कम होगी, अर्थात विद्युत धारा ज्यादा प्रवाह करेगा। तो फिर से इस बात को दिमाग में रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि एरिया ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, आर कम होगा। आर के कम होने का मतलब है विद्युत धारा का ज्यादा प्रवाह होगा। तो एरिया मोटा तार में बिजली की बर्बादी कम होती है और पतले तार में बिजली की बर्बादी ज्यादा होती है। एरिया बढ़ा, आर घटा, आर घटा मतलब बर्बादी कम हुआ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो एरिया बढ़ाने से आर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर घटेगा, एरिया घटाने से आर बढ़ेगा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दोनों में। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपात का संबंध होता है। आर को जब बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा और आर को जब घटाएंगे तो लेंथ घटेगा, सीधा संबंध है। एरिया के साथ उल्टा संबंध है, एरिया बढ़ाएंगे तार का तो आर घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, एरिया घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आर जो है वो लेंथ के सीधा समानुपात, लेंथ के बढ़ाने पे आर बढ़ेगा और लेंथ के घटाने पर आर घटेगा। एरिया के बढ़ाने पे आर घटेगा, एरिया के घटाने पे आर बढ़ेगा, उल्टा संबंध। एरिया के साथ उल्टा संबंध और लेंथ के साथ सीधा संबंध, ये ध्यान रखिए। और वो क्या है, हर एक तार का अपना होगा, क्योंकि कोई तार कॉपर का होगा तो उसका अपना गुण होगा करंट को रोकने का, और लोहे के तार का अपना गुण है, सिल्वर के वायर का अपना प्रॉपर्टी है। तो ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, नियतांक है। इसके विषय में याद रखेंगे हम लोग कि यह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ये कई बार परीक्षा में आया है, सीधा सवाल आया है कि रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या है, ओम मीटर। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या है, ओम मीटर। इतना ही नहीं, रेसिस्टिविटी के विषय में हमने बताया है यह एक नियतांक है जो इस पे न लेंथ का असर होता है न एरिया का। कई बार प्रश्नों को घुमाया, याद रखें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में ज्यादा अंतर नहीं है, रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी में ज्यादा अंतर नहीं है शब्दों का, है ना। अर्थ में तो बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन शब्दों में अंतर नहीं है। तो प्रतिरोध में लंबाई और एरिया का असर पड़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये याद रखेंगे। रेसिस्टिविटी पे लेंथ और एरिया का कोई असर नहीं होगा, जबकि प्रतिरोध पे, रेसिस्टर पे वायर की लंबाई और वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का असर निश्चित रूप से पड़ता है। और कैसे पड़ता है अभी हमने देखा है। प्रतिरोधकता एक कांस्टेंट है और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव होता है आप देखेंगे बीपीएससी सिविल सेवा में ये प्रश्न लगभग 3-4 बार, जब आप घटना चक्र के बुक को देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न कई एक बार परीक्षाओं में आया है। मैंने कहा ना कि ये जो हमारा आज वीडियो है आज का, इस वीडियो में हम लोग केवल परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो एनसीईआरटी में कमो बेस नहीं दिया है या इस प्रकार से दिया है जिसका अवलोकन हम सामान्यतया नहीं करते हैं, उन्हीं तथ्यों को आपके सामने में रखा है। तो प्रतिरोध पर अर्थात कंडक्टर में जब आप ताप बढ़ाएंगे, कंडक्टर मतलब सुचालक, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, इनमें जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ेगी, अर्थात तापमान बढ़ाने के साथ प्रतिरोधकता बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी ताप के साथ परिवर्तित होगा,
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी कंडक्टर में बढ़ेगा। वहीं याद रखेंगे सेमी कंडक्टर में जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। एकदम महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर मतलब जो सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्लास को देखेंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को खूब डिटेल में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सब में जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो इनमें प्रतिरोधकता घटेगा। समझ गए? और कंडक्टर में जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। वहां समानुपाती होता है कंडक्टर में सामान्यतया। या कंडक्टर के अलावा कभी-कभी एग्जाम में पूछा है मिश्रित धातु एलॉय में, जैसे स्टील में, ठीक है, जैसे पीतल में, इन सब में, तो इनमें भी वही प्रभाव होता है जो इसमें है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर इसका अपवाद है। सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगा, ये याद रखना है। तो प्रतिरोधकता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे एग्जाम के लिए, उन सबको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो एक और वीडियो आपके लिए मैं 20-25 मिनट का लाऊंगा जिसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और एक वीडियो 20-25 मिनट का होगा जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे बात करूंगा। इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड 6 से 12 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्नावली हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके बाद थ्योरी के लिए आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं होगी, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी पूरा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा वो रासायनिक प्रभाव पे होगा, और फिर हमारा अगला चुंबकीय प्रभाव पे होगा। चुंबकीय प्रभाव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इत्यादि से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर कीजिए। सारी बातें यहाँ महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, और अगले वीडियो में आपके साथ मैं फिर आता हूँ।